नहीं जी, हम IFRS 15 स्टार्ट करने जा रहे हैं। IFRS 15, दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स। तो IFRS 15 है जनाब हमारे पास, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स। असल में पास्ट में ये आप हमारे पास IAS 18 था, और हमारे पास IAS 11 था, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो ये बेसिकली उन दोनों का मर्जर है। तो जनाब हम लोग जो है वो इसमें इस अच्छा, यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है वो सिनेरियो बेस आता है। तो हमें उस सिनेरियो को पढ़ना होता है, उसे असेस करना होता है, और फिर उसके अकॉर्डिंग जो है हमें उसके आंसर्स को लिखना होता है। तो मैं आपको इसके थ्योरेटिकल पोर्शन के बारे में भी समझाऊंगा कि हम जब वहाँ पे आंसर कर रहे होते हैं एग्जामिनर को, तो बेसिकली स्टूडेंट ये काम करता है कि वो जनरल आंसर्स कर आता है। हालांकि एग्जामिनर ये चाह रहा होता है कि स्टूडेंट टेक्निकलिटीज को डिस्कस करे, वो डिस्कस करे कि कैसे और कब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया जाएगा। लेकिन स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे उसका एक बिल्कुल बेसिक सा सिंपल सा जो है ट्रीटमेंट वहाँ पे लिखा आता है, वो एग्जामिनर के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे कि पेपर के अंदर जो है वो हम लोगों ने किस तरीके से अपने पास रेवेन्यू जो है उसकी रिकॉर्डिंग करनी होती है। तो रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स। तो जनाब हमारे पास IFRS 15, इसने ना हमें एक 5 स्टेप मॉडल दिया। ये इससे पहले अकाउंटिंग में नहीं था। ये 5 स्टेप मॉडल हमें IFRS 15 ने दिया। IFRS 15 ने इसके अलावा भी हमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज दी जो न्यू थी, जो इससे पहले अकाउंटिंग में यूज नहीं हो रही थी। तो हम लोग देख लेते हैं इसको। तो जनाब स्टेप 1, आइडेंटिफाई दी कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स। अच्छा, ये एक कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है या एक से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स भी हो सकते हैं। आइडेंटिफाई दी कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, दिस इज बेसिकली स्टेप 1। देन स्टेप 2, identify the performance obligations. Step 3, determine the transaction price. Step 4, allocate the transaction price. Number 5, recognition of revenue on fulfillment of performance obligation. फुलफिलमेंट लिख लें, कंप्लीशन लिख लें, ऑब्लिगेशन। देखें, इससे पहले जो है ना वो रेवेन्यू के ऊपर जब बात की जाती थी, तो रेवेन्यू के बाद में ये कहा जाता था कि जनाब जब रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर हो जाएंगे तो हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेंगे। अच्छा, इससे भी पीछे चलें तो हमारे पास जो है वो हम अपनी अकाउंटिंग की बेसिक्स में पढ़ते आए हैं, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था एक्रूअल बेसिस। तो एक्रूअल बेसिस कहती थी कि जब आपकी इनकम अर्न हो जाए तो आप उसे रिकॉग्नाइज कर लें, और जब आपके एक्सपेंस इनकर्ड हो जाएं तो तब आप उन्हें रिकॉग्नाइज कर लें।
बेसिकली उसने रिकग्निशन के लिए एक सिंपल सी बात हमारे साथ शेयर कर दी थी। उसने कहा जी कि आप रेवेन्यू को रिकग्नाइज कर लें जब वो अर्न हो जाए। अच्छा, अब ये मामला टिपिकल होता है आकर डिलीवरी ऑफ गुड्स के मामला केस में कि यार अगर हम ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हैं और हम चीजें बेच रहे हैं, तो पुराना आईएस 18 ये कहता होता था कि यार रिस्क ट्रांसफर हो, मतलब सॉरी टाइटल ट्रांसफर हो या ना हो, जब आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाता है तो आपको अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए। अच्छा, उसके अंदर फिर बहुत सारी एम्बिगुइटीज थी, कम्प्लेक्सिटीज थी। तो फिर जब ये स्टैंडर्ड मर्ज हुए तो आईएफआरएस 15 आया। उसने कहा यार रुको, बात ये है कि जब आपने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है तो आपने 5 स्टेप मॉडल को फॉलो करना है। अब देखें रेवेन्यू क्या चीज है और अदर इनकम क्या चीज है। ठीक है, हम रेवेन्यू वर्सेस अदर इनकम, और रेवेन्यू और अदर इनकम में क्या फर्क है भाई। रेवेन्यू होता है जो आपका अर्न होता है फ्रॉम मेन एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। हमारे पास रेवेन्यू अर्न होता है फ्रॉम मेन एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। तो रेवेन्यू को हम कहते हैं कि जनाब ये हमारे बिजनेस की मेन एक्टिविटीज से अर्न होता है। तो भाई फिर अदर इनकम क्या होती है? तो हम कहते हैं कि जनाब हमारे पास अदर इनकम अर्न होती है फ्रॉम दी अदर एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। ठीक है। अच्छा, अब रेवेन्यूज में हमें पता है बिजनेस टू बिजनेस वेरी करेगा ये। अब बिजनेस ट्रेडिंग भी होते हैं और बिजनेस जो है वो सर्विसेज भी होते हैं। तो ट्रेडिंग बिजनेस है, तो ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर हम कहते हैं रेवेन्यू इज बेसिकली सेल्स ऑफ इन्वेंट्री। रेवेन्यू वो है जो हम सेल ऑफ इन्वेंट्री से अर्न करते हैं, सेल्स सादे लफ्जों में। और अगर हम मैं सर्विस बिजनेस की बात करें, सर्विसेज की बात करें, तो जारी बात है सर्विस बिजनेस सर्विसेज के अंदर हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और उसके अगेंस्ट कोई फी वगैरह लेते हैं। फी रिसीव्ड अगेंस्ट सर्विसेज प्रोवाइडेड। तो हम जो सर्विसेज प्रोवाइड करने के अगेंस्ट फी लेते हैं वो हमारा रेवेन्यू होता है। अब फॉर एग्जांपल आपकी एक कोई कंसल्टिंग कंपनी है, या आप यूं समझ लें कि आपकी कोई एक फर्म है, आप इंश्योरेंस की सर्विसेज भी देते हैं, आप जो है वो टैक्स की सर्विसेज भी देते हैं। अच्छा जनाब, हम बात कर रहे थे रेवेन्यू और अदर इनकम में डिफरेंस की। तो रेवेन्यू बेसिकली हमारी वो इनकम है जिसे हम डायरेक्ट इनकम भी कहते हैं, और हम कह सकते हैं कि जो रेवेन्यू होता है वो किसी भी बिजनेस की मेन एक्टिविटीज से हम लोग अर्न करते हैं। और जो अदर इनकम होती है वो अदर एक्टिविटीज से, लाइक ट्रेडिंग बिजनेस में सेल्स रेवेन्यू कहलाती है। सर्विसेज बिजनेस में मैं एग्जांपल दे रहा था आप लोगों को फर्म की, कि फॉर एग्जांपल आपकी फर्म है, आप इंश्योरेंस सर्विसेज भी देते हैं मतलब ऑडिट की, आप टैक्स सर्विसेज भी देते हैं, और आप फाइनेंशियल कंसल्टेंसी भी देते हैं। तो आपके रेवेन्यू के 3 हेड हो जाएंगे फिर। जब आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे या आप अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे तो फिर ईच एक्टिविटी के लिए अलग अलग हेड यूज किया जाएगा। तो फिर हम रेवेन्यू के अगेंस्ट जो है वो इन हेड्स को जो है वो फर्दर यूज करते हैं। तो अदर इनकम जो है ये वो इनकम है हमारी जो कि हम अदर एक्टिविटीज से अर्न करते हैं। लाइक इसके अंदर हमारे पास जो है वो इंटरेस्ट रिसीव्ड है, ये आपकी अदर इनकम है। ठीक है, इसी तरह हो सकता है रेंट रिसीव्ड हो, अगर ट्रेडिंग बिजनेस है तो रेंट रिसीव्ड आपकी अदर एक्टिविटी है। ठीक है, इसी तरह से हो सकता है आपकी ट्रेडिंग बिजनेस है, फी इनकम हो सकती है। ठीक है, इसी तरह आपके पास और बहुत सारी चीजें, कमीशन रिसीव्ड फॉर एग्जांपल।
तो कमीशन रिसीव्ड भी जो है वो भी आपकी अदर इनकम के तौर पे कंसिडर किया जाता है, कमीशन रिसीव्ड। तो हम जो IFRS 15 पढ़ने जा रहे हैं, बेसिकली ये हमारे पास जो है IFRS 15, ये सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू पे बात करता है। ये रेवेन्यू पे बात करता है, ठीक है। ये अदर इनकम पे बात नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू के ऊपर जो है वो बात करता है। तो हम जो जितनी बातें करेंगे वो रेवेन्यू से रिलेटेड होंगी। आप इनकम को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? तो बेसिकली हमारी डिस्कशन का पैटर्न भी यही होगा कि मैं आपको ये 5 स्टेप मॉडल जो है इसकी एप्लीकेशन सिखाऊंगा फॉर ट्रेडिंग बिजनेसेस एंड फॉर सर्विसेज। तो हम इंशाल्लाह दोनों चीज़ों को कंसिडर करेंगे कि सर्विसेज के अंदर हम इनको कैसे काउंट फॉर करेंगे, कंसिडर करेंगे, और हम इसको जो है वो ट्रेडिंग बिजनेस में जो है वो कैसे काउंट फॉर करेंगे। ऐसा करते हैं कि एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक सेलुलर कंपनी की। क्या कंपनी जी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर भी जी, जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होते हैं उनके में अल्टीमेटली तो हमने चीज़ों को सेल आउट करना होता है ना, तो सेल रेवेन्यू होता है वहां पे भी। इसलिए मैंने ट्रेडिंग और सर्विसेज का जिक्र किया। तो मैं आपसे कहता हूं कि अ कंपनी ऑफर्ड टू इट्स कस्टमर्स, अ कंपनी ऑफर्स टू इट्स कस्टमर्स अ बंडल ऑफर। इसका नाम रख लेते हैं बंडल ऑफर। कस्टमर को एक बंडल ऑफर फरमाया प्रोवाइड की जा रही है फॉर रुपीज से 10,000। बंडल ऑफर इंक्लूडेड, कंपनी ऑफर कर रही है कस्टमर को एक बंडल ऑफर 10,000 रुपए में। ऑफर में क्या कुछ शामिल होगा? ऑफर में शामिल होगा आ सेल फोन, एक सेल फोन होगा, आ सिम कार्ड, एक उसमें सिम कार्ड होगा। अच्छा, फिर मैं आपसे कहता हूँ कि 1,000 ऑन नेट मिनट्स, 1,000 ऑन नेट मिनट्स फॉर 3 मंथ्स। 3 महीनों के लिए ऑन नेट और जो है मिनट्स हैं, ठीक है। 100 ऑफ नेट मिनट्स मंथली, 100 ऑफ नेट मिनट्स मंथली दे रहे हैं आप फॉर 3 मंथ्स, 3 माह के लिए, ठीक है। से आप उसके साथ जो है वो 10 GB इंटरनेट दे रहे हैं फॉर 1 मंथ, ठीक है। कस्टमर परचेज दी बंडल ऑफर ऑन 1st January 2023, required recognize the revenue by using 5 स्टेप मॉडल। ठीक है जी, एक छोटी सी एग्जांपल ली मैंने कहा जी एक कंपनी है, कोई सेलुलर कंपनी है, वो अपने कस्टमर्स को एक बंडल ऑफर दे रही है कि आप हमसे 10,000 रुपये में बंडल ऑफर परचेज कर लें। इसमें हम एक तो आपको मोबाइल फ़ोन देंगे, एक सिम कार्ड देंगे,
1000 ऑन नेट मिनट्स देंगे फॉर 3 मंथ्स, 100 ऑफ नेट मिनट मंथली देंगे, और 10 GB जो है वो हम आपको इंटरनेट देंगे। तो एक कस्टमर एक एक 2023 को बंडल ऑफर परचेज करता है, तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करें इसका 5 स्टेप्स मॉडल में। तो हम वन बाई वन अब इन सारे स्टेप्स को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे दिस इज स्टेप 1। स्टेप 1 में हमारा काम ये था कि हमने रिकॉग्नाइज करना है, सॉरी आइडेंटिफाई करना है कंट्रैक्ट विद द कस्टमर। तो हम कहेंगे कि जनाब कंपनी ने ऑफर किया है और कस्टमर ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है, मतलब कस्टमर ने उसके अगेंस्ट बल्कि पेमेंट करके परचेज भी कर लिया उसको। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंट्रैक्ट जो है वो इस केस में वैलिड है, ठीक है ना जी, वाइड नहीं था, वैलिड रहा कंट्रैक्ट। अच्छा, इसकी ना कंडीशंस होती हैं, तो इसकी मैं कंडीशन अभी आप लोगों को इसके बाद जो है ना वो पढ़ाऊंगा। अभी जस्ट मैं आपको फेमिलियर करना चाहता हूँ कि बेसिकली ये 5 स्टेप मॉडल क्या चीज है और ये काम कैसे कर रहा होता है। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके जहन में होगी, तो फिर आगे वाली चीजों को समझना और उन्हें इंटरप्रेट करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आइडेंटिफाई द कंट्रैक्ट विद कस्टमर में बेसिकली हमने आइडेंटिफाई ये करना होता है कि कंट्रैक्ट वैलिड भी है, ऐसा तो नहीं है कि कंट्रैक्ट वैलिड ही नहीं है। अब उसकी 5 कंडीशंस होती हैं, तो इसके बाद मैं आपको वो 5 कंडीशंस भी पढ़ाऊंगा कि राइट एंड ड्यूटीज मालूम होनी चाहिए वगैरह वगैरह, वो 5 चीजें अभी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले नंबर पे आइडेंटिफाई द कंट्रैक्ट विद कस्टमर, देन विल मूव टुवर्ड्स स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 इज आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। तो बेसिकली परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस क्या है? देखें, हम कहेंगे कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या है। तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हम हर उस प्रॉमिस को बोलते हैं कि प्रॉमिस टू डिलीवर द गुड्स और सर्विसेज, कि हम जो चीज डिलीवर करने का प्रॉमिस करते हैं या जो सर्विसेज देने का प्रॉमिस करते हैं वो हमारे लिए परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कहलाता है। देखिए, एक ट्रांजैक्शन में एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो इस क्वेश्चन के अंदर 5 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हैं, क्योंकि हमारे बंडल ऑफर में 5 चीजें शामिल हैं। तो हम कहेंगे कि हमारे पास 5 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हैं, ठीक है। मैं यहाँ से इसको जो है वो कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ कि ये 5 जो हैं वो हमारे पास परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। पहला परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है कि हम एक सेल फोन प्रोवाइड करेंगे। दूसरा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है हम सिम कार्ड प्रोवाइड करेंगे। तीसरे नंबर पे हम 1000 ऑन नेट मिनट्स देंगे, फिर 100 ऑफ नेट मिनट्स मंथली देंगे, और 10 GB डाटा प्रोवाइड करेंगे। तो हम कहेंगे कि भाई हमारे पास 5 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं। अच्छा, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन से रेलिवेंट ना हमने एक चीज और यहीं पे डिस्क्राइब कर लेनी है कि बेसिकली जो हमारे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड होते हैं वो पॉइंट इन टाइम पे भी होते हैं और पॉइंट ओवर टाइम पे भी होते हैं, ठीक है। वो पॉइंट इन टाइम पे भी होते हैं और पॉइंट ओवर टाइम पे भी होते हैं। मतलब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सेटिस्फैक्शन ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। हम कहेंगे कि जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की सेटिस्फैक्शन है ये पॉइंट इन टाइम पे भी होती है और ये पॉइंट ओवर टाइम पे भी होती है। फर्क क्या? फर्क ये है कि पॉइंट इन टाइम का मतलब होता है कि जब आप रेवेन्यू, मतलब जब आप इसके अगेंस्ट रेवेन्यू, मतलब डिलीवरी ऑफ गुड्स कर देंगे या सर्विसेज कर लेंगे, तो आप फौरन लमसम में सारे का सारा रेवेन्यू वन टाइम में बुक कर लेंगे। मतलब पॉइंट इन टाइम को हम कह सकते हैं कि जनाब ये पॉइंट ओवर टाइम क्या है और इन टाइम क्या है, हम इसको कह सकते हैं कि पॉइंट इन टाइम में हम बेसिकली वन टाइम जो है वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं। जी, मैं अभी क्लियर करता हूँ जी। और पॉइंट ओवर टाइम में जो है
वो हम ओवर दी टाइम पीरियड जो है वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अब ये 5 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं। इन 5 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में ये जो सेल फोन है, ये सेल फोन का रेवेन्यू देखें। अब मेरे पास रेवेन्यू के ना 5 हेड होंगे। एक मेरे पास रेवेन्यू का हेड होगा कि मैं सेल फोन बेच के अर्न करता हूँ। एक रेवेन्यू का हेड हेड होगा कि मैं सिम कार्ड्स बेच के अर्न करता हूँ। एक रेवेन्यू का हेड होगा कि ऑन नेट मिनट से, एक ऑफ नेट मिनट से, और एक इंटरनेट से। तो यहाँ पे मेरे पास 5 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं, मतलब मेरे पास उसी तरीके से 5 डिफरेंट रेवेन्यू के अकाउंट्स होंगे। तो मैं बोलूंगा यार ये जो सेल फोन है ना, ये मैं पॉइंट इन टाइम पे रिकॉग्नाइज करूंगा। पॉइंट इन टाइम का क्या मतलब है? जिस दिन मैं अपना सेल फोन उस कस्टमर को डिलीवर करूंगा, उस दिन मेरी तरफ से रेवेन्यू रिकॉग्नाइज, मतलब मेरी तरफ से रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर हो जाएगा और मैं अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लूंगा। जी मुस्तफा। अच्छा सर, अभी मैंने आपसे मैन्युफैक्चरिंग के केस में पूछा तो आपने मुझसे कहा कि वहां पे हम सेल के अगेंस्ट प्रॉफिट रेवेन्यू अर्न कर रहे होते हैं, इस वजह से उस पे एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ नहीं पे भी नहीं तो हम सेल फोन यूज सेल कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, एप्लीकेबिलिटी की बात नहीं है जी। मेरे उसमें मतलब ये है कि जी जी। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हम जो चीज़ बनाते हैं हम्म। उसे, उससे रेवेन्यू उसे फरोख्त करके ही अर्न करते हैं। तो मतलब उसके समझा नहीं मैं। केस में भी सेल्स ही रेवेन्यू होगी। अच्छा, तो मतलब वहां पे भी एप्लीकेबल तो है ना। जी जी, बिजनेस पे एप्लीकेबल है। मैंने जस्ट इस वजह से यहाँ पे नाम नहीं लिखा कि बेसिकली अगर मैं यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस लिख लेता हूँ, हम्म। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, तो उसके केस में भी मेरे पास सेल ऑफ इन्वेंट्री ही रेवेन्यू होगी। बिल्कुल। एग्जैक्टली। इसलिए मैंने दोबारा नहीं लिखा। अच्छा 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 अच्छा। और रीजन कुछ नहीं है। देखिए एप्लीकेशन तो हर बिजनेस पे है ना इसकी। हर बिजनेस में ठीक है। जी, ओके ठीक है ओके। जी। तो जो हमारा सेल फोन है, उस सेल फोन पे हम पॉइंट इन टाइम पे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे, मतलब जिस टाइम पे वो सेल हो जाएगा, हमारी तरफ से रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर हो जाएंगे, उसी टाइम के ऊपर हम अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेंगे। इसी तरीके से अगर सिम कार्ड की बात की जाए, तो सिम कार्ड भी पॉइंट इन टाइम पे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा, क्योंकि जिस दिन सिम कार्ड बिक गया, रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर हो गए। तो हम इसे भी पॉइंट इन टाइम पर ही रिकॉग्नाइज करते हैं। अच्छा, ये जो 3 सर्विसेज हैं, ये ओवर द टाइम है, मतलब 1000 मिनट्स जो है वो 3 मंथ्स में ऑफर किए जा रहे हैं कि वो 3 माह यूज कर ले वो बंदा। ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसका रेवेन्यू हम फौरन बुक नहीं कर सकते, ओवर द टाइम होगा, मतलब 3 मंथ्स में रेवेन्यू बुक होगा जाकर। कैसे होगा, ये बात की बात है। 3 मंथ्स में बुक होगा जाकर, लिहाजा यहाँ पे पॉइंट ओवर टाइम पे ये सेटिस्फाई होगा। इसी तरीके से ऑफ नेट मिनट भी पॉइंट ओवर टाइम पे रिकॉग्नाइज होंगे। इसी तरह से 10 GB डाटा जो है, ये तो खैर पॉइंट ओवर टाइम, इसमें 1 मंथ का टाइम है, लेकिन चले पॉइंट इन टाइम ना लिखें, इसको भी आप पॉइंट ओवर टाइम लिख लें। पॉइंट ओवर टाइम पे रिकॉग्नाइज होगा। जी मुस्तफा। सर, ये कैसे आइडेंटिफाई हो रहा है कि ये हमने पॉइंट ऑन टाइम पे करना है या पॉइंट ओवर टाइम पे करना है। जी, अभी मैं इसके ऊपर ना जस्ट सिंपल डिस्कशन कर रहा हूँ। एट द एंड जाकर जब मैं जर्नल एंट्री पास करूंगा ना, फिर आपको इसकी समझ आएगी। अच्छा ठीक है। जी, अभी मैं जस्ट आपको ये समझा रहा हूँ कि जब हमारे पास क्वेश्चन में वो रेफरेंस मांग ले कि 5 स्टेप मॉडल में अटेम्प्ट करके दिखाएं, तो हमने इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप लिखकर चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। तो दूसरे स्टेप में हमने ये चीज़ एक्सप्लेन करनी है कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस कितने हैं, और वो जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं वो पॉइंट इन टाइम पे रिकॉग्नाइज होंगे या पॉइंट ओवर टाइम पे। ये भी मैं इसके बाद जाकर जब जनरल एंट्री पास करूंगा तो इंशाल्लाह आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो अच्छा, जाएगी। बेसिकली जब ये अगर वो केस स्टडी दे तो किस तरह सॉल्व करना है ये वो बता रहे हैं आप। हाँ जी, ये मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ। ओके ओके। ठीक है। अच्छा जी, दिस इज स्टेप 2। अब हम चलते हैं स्टेप 3 पे। तो स्टेप 3 क्या है? डिटरमाइन द ट्रांजेक्शन प्राइस। यहाँ पे तो मामला बड़ा आसान था। हम मैंने आपको खुद बता दिया कि उसकी ट्रांजैक्शन प्राइस जो है ना, दैट इज ₹5000। अदरवाइज आपको उसकी ट्रांजैक्शन प्राइस खुद से डिटरमिन करनी पड़ती है। ठीक है।
देखें पेपर के अंदर एक, चलें पहले इसको मैं कंप्लीट कर लूं, फिर मैं इसके ऊपर आपके साथ डिस्कशन करता हूँ। डिटरमाइन द ट्रांजेक्शन प्राइस। ट्रांजेक्शन प्राइस 5000 है जनाब। ट्रांजेक्शन प्राइस डिटरमाइन करने के बाद जो स्टेप 4 है, दैट इज एलोकेट द ट्रांजेक्शन प्राइस। तो सवाल ये पैदा होता है कि एलोकेशन किस चीज को बोल रहा है, वो क्या चीज एलोकेट करनी है हमने। तो एलोकेट दी ट्रांजेक्शन प्राइस मतलब ये जो 5000, सॉरी 5 नहीं था, ये 10,000 था। ये जो 10,000 हम ट्रांजेक्शन में रिसीव कर रहे हैं, ये एक चीज का तो रिसीव नहीं कर रहे, ये हम इन 5 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस के अगेंस्ट रिसीव कर रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि इस 10,000 में फिर सेल फोन की वैल्यू क्या है, सिम कार्ड की वैल्यू क्या है, और ये जो 3 सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, इनकी वैल्यू क्या है। दिस इज कॉल्ड एलोकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन प्राइस। तो ट्रांजेक्शन प्राइस को एलोकेट कैसे किया जाता है? फॉर एग्जांपल, इसकी मैं एक बेस फिलहाल यूज करूंगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेल फोन है, यहाँ मैं लिखता हूँ सिम कार्ड है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑन नेट मिनट्स हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑफ नेट मिनट्स हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10 इंटरनेट। तो होगा ये कि हम देखेंगे कि यार इनकी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइसेस क्या है। स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइसेस, स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइसेस का क्या मतलब है कि क्या कंपनी इनको इंडिविजुअली भी सेल करती है, एक एक चीज को क्या इंडिविजुअली भी वो सेल करती है, अगर करती है तो कितने में करती है। ठीक है, स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि कंपनी, अगर आप सेल फोन कंपनी से अलग से परचेज करें ना जी, तो कंपनी सेल फोन देती है से 8,000, सपोज सिम कार्ड देती है 200 में। ऑन नेट मिनट्स, ऑन नेट मिनट्स 1000 है। अज्यूम कर लेते हैं, हमने तो डाटा ही अज्यूम करना है कि हम कंपनी 1000 ऑन नेट मिनट्स देती है 3 मंथ्स के लिए, फॉर एग्जांपल 300। तो इसको 300 कर लेते हैं। अच्छा, ऑफ नेट मिनट्स देती है फॉर एग्जांपल कंपनी जो है 100 मिनट्स हैं, इसको हम कर लेते हैं 1000। और 10 GB डाटा है, इसको कर लेते हैं 500। ये कितना हो गया है? 10,000। फाइन। अच्छा, ये इनिशियली मैंने लिखा है जी, अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा, अब मैं जरा इसको ना बढ़ाने जा रहा हूँ ताकि फिर एलोकेशन समझा सकूं। मैं कहता हूँ जी कंपनी से सेल फोन खरीदने जाए ना, तो 10,000 में तो वो सेल फोन ही ऑफर करती है। सिम कार्ड है फॉर एग्जांपल 400 रुपये का सिम कार्ड है, फॉर एग्जांपल ऑन नेट मिनट्स हैं 1000 के, फॉर एग्जांपल ऑन ऑफ नेट मिनट्स हैं 1500 के, और इंटरनेट है जनाब आपके पास 800 का। अगर अब हम इन सारों का सम करें, तो इन सारों का सम बनता है हमारे पास 13,700 रुपये। मतलब अगर कस्टमर कंपनी से जाकर ये सारी चीजें इंडिविजुअली परचेज करता है, तो कंपनी उसे 13,700 की कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। अब कंपनी वही सारी चीजें 10,000 में ऑफर कर रही है, तो कंपनी तो 10,000 ही अर्न करेगी ना। तो जब कंपनी 10,000 अर्न करेगी, तो हम क्या करेंगे, अब हम इसकी एलोकेशन करवाएंगे। एलोकेशन कैसे होगी? एलोकेशन होगी कि भाई 10,000 रुपये को एलोकेट करना है। मतलब ये कि इसके लिए फ्रैक्शन बनाएंगे 10,000 डिवाइडेड बाय इसका सम 13,700 मल्टीप्लाइड बाय 10,000 एलोकेट करने हैं, मल्टीप्लाइड बाय 10,000। इसको मैं कर लेता हूँ इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस एंड मल्टीप्लाइड बाय 10,000। तो इसका मतलब है कि एलोकेटेड कॉस्ट जो है वो 7299 में सेल फोन जा रहा है। इसी तरीके से अगर मैं इसे करता हूँ 400 डिवाइडेड बाय इसका सम है 13,700 एंड मल्टीप्लाइड बाय 10,000,
तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है 292। इसी तरीके से एलोकेशन में यहाँ पे मैं ये 1000 ले लेता हूँ, 1000 डिवाइडेड बाय दिस टोटल मल्टीप्लाइड बाय 10,000, तो हमारे पास इसका ये आंसर आ जाता है 730। इसी तरीके से 1000 के बाद हमारे पास है सॉरी 1500, तो जनाब 1500 डिवाइडेड बाय 13,700 मल्टीप्लाइड बाय 10,000, ये बन जाता है 1095। इसी तरीके से इंटरनेट है तो 800 डिवाइडेड बाय 13,700 मल्टीप्लाइड बाय 10,000, तो ये इसकी वैल्यू बन जाती है। अब अगर आप इसका सम करेंगे ना, अब अगर आप इसका सम करेंगे तो ये 10,000 बन जाएगा। ठीक है, ये 10,000 बन जाएगा। इसका दिस इज कॉल्ड एलोकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन प्राइस। मतलब अगर आपकी ट्रांजेक्शन के अंदर एक से ज्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस इन्वॉल्व हैं और उन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस के अगेंस्ट आप एक ही पेमेंट ले रहे हैं, तो अब आपको उसकी एलोकेशन करवानी पड़ेगी कि आपने ईच और परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के अगेंस्ट कितना रेवेन्यू जो है वो रिसीव किया है। तो दिस इज कॉल्ड द एलोकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन प्राइस। अब क्या होगा, लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप है जनाब 5, रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू recognize the revenue upon satisfaction of performance obligations। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है। अब हम जर्नल एंट्रीज के लिए पास करेंगे। कस्टमर ने पैसे दे दिए, 10,000 रुपये हमने रिसीव कर लिए, तो इसका मतलब है कि हमारे पास कैश अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट है जनाब 10,000 रुपये से। अच्छा, सेल फोन हमने उसी टाइम के ऊपर प्रोवाइड कर दिया उसे, तो यहाँ पे तो रेवेन्यू अर्न हो गया। हम कहेंगे टू रेवेन्यू अकाउंट क्रेडिट। रेवेन्यू किस चीज का है, सेल फोन का। रेवेन्यू सेल फोन का है, तो ये रेवेन्यू क्रेडिट हो गया। फिर हम क्या करेंगे, सिम कार्ड भी उसी टाइम पे हमने प्रोवाइड कर दिया था, इसका रिस्क एंड रिवार्ड भी ट्रांसफर हो गया, लिहाजा टू रेवेन्यू क्रेडिट इसको लिखेंगे हम सिम कार्ड, और ये जनाब हमारे पास 292 आ जाएगा। फिर क्या होगा, ये तीन ऐसी चीजें हैं जिनका रेवेन्यू पॉइंट ओवर टाइम के ऊपर रिकॉग्नाइज होना है, पॉइंट इन टाइम पे नहीं होना, पॉइंट ओवर टाइम पे होना है। लिहाजा इनको ना हम डेफर कर देंगे, इनको हम डेफर कर देंगे टू डेफर्ड रेवेन्यू, टू डेफर्ड रेवेन्यू। ये रेवेन्यू डेफर हो जाएगा ऑन नेट मिनट्स के लिए, ऑन नेट मिनट्स। ठीक है, दिस इज 730। फिर इसी तरीके से डेफर हो जाएगा रेवेन्यू ऑफ नेट के लिए, दिस इज 1095। फिर इसी तरीके से रेवेन्यू डेफर्ड हो जाएगा इंटरनेट के लिए, इंटरनेट के लिए ये आ जाएगा 584। इसका सम करेंगे, दिस इज 10,000। ये इस तरीके से ना जी हम इसको क्या कर लेंगे, पहली जर्नल एंट्री इसकी पास कर लेंगे कि भाई कैश हमें रिसीव हो गया था, कैश को डेबिट कर दो। अब जो हमने एलोकेशन की हुई थी रेवेन्यूज के लिए डिफरेंट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस में, उसको हम क्रेडिट करके अपने पास जो है वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेंगे। अच्छा, अब क्या होगा, अब पहले मंथ के एंड पे चलते हैं। अब जनाब पहले मंथ का एंड आएगा, दिस इज 31 दिसंबर 2020, सॉरी 31 जनवरी 2023, 31 जनवरी 2023। अब क्या होगा, देखें ये दो रेवेन्यू तो रिकॉग्नाइज हो गए थे, लेकिन ये दो रेवेन्यू डेफर थे। अब डेफर्ड के अंदर
1000 ऑन नेट मिनट्स आपने प्रोवाइड किए थे, 1000 ऑन नेट मिनट 3 महीनों के लिए। तो आप देखेंगे कि कस्टमर कितने मिनट्स इस मंथ में यूज कर चुका है। ठीक है, वो आपको डिटेल बताई जाएगी। फॉर एग्जांपल आपने 1000 यूनिट्स उसको जो है वो प्रोवाइड किए थे। assuming that customer used 400 on net minutes, कस्टमर ने ऑन नेट 400 मिनट यूज किए हैं 1 महीने में। ठीक है, बाकी ये जो दो चीजें हैं इनका मसला ही नहीं था, इंटरनेट तो था ही 1 महीने के लिए, और ये 100 ऑफ नेट मिनट आपने हर महीने जो है वो उसको प्रोवाइड करने थे। ठीक है, तो 100 ऑफ नेट मिनट हर महीने का मतलब है कि आप इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करके रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेंगे। कैसे, ये देख लेते हैं। अब हमारी जर्नल एंट्री में ये जो डेफर्ड रेवेन्यू ऑन नेट मिनट वाला है इसको हम कर लेंगे डेबिट। डेफर्ड रेवेन्यू ऑन नेट मिनट्स वाला इसको हम कर लेंगे डेबिट। अच्छा, फिर डेफर्ड रेवेन्यू जो ऑफ नेट मिनट वाला है उसको भी डेबिट कर लेंगे। फिर हमारे पास डेफर्ड रेवेन्यू जो इंटरनेट वाला है उसको भी हम डेबिट कर लेंगे। इंटरनेट, ठीक है, तीनों को डेबिट कर दिया। ठीक है जी, अभी बनेगी जी अंडरस्टैंडिंग। डेफर्ड रेवेन्यू को क्रेडिट डेबिट कर दिया हमने, और इसके बदले में जो है वो हम क्रेडिट कर देंगे। मैं जरा ये एंट्री जर्नल एंट्री पूरी कर लूँ, मैं फिर अपनी बातों को ना रिवाइज करता हूँ, आपको समझ आएगी फिर मेरी बातें। टू रेवेन्यू अकाउंट को क्रेडिट कर लेंगे। रेवेन्यू कौन सा है, ऑन नेट मिनट्स वाला। टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑफ नेट मिनट वाले रेवेन्यू को क्रेडिट कर लेंगे। टू रेवेन्यू फ्रॉम इंटरनेट को क्रेडिट कर लेंगे। बच्चे इंटरनेट वाला तो सारे का सारा अर्न हो जाएगा इस महीने में, ठीक है ना, वो तो हमारा सारे का सारा इस मंथ में अर्न हो जाएगा, लिहाजा ये तो आ जाएगा 584 दिस वन। अच्छा, जो ऑफ नेट मिनट्स हैं, ऑफ नेट मिनट्स थे हमारे पास 1095, डिवाइडेड बाय इसको 3 कर लेंगे, 3 मंथ है, सॉरी। दिस वन, और ऑन नेट मिनट्स जो हैं वो उसने, मैंने कहा था कि 400 यूज होंगे, कर लिए हैं उसने, तो आप लिखेंगे 730 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 400। 730 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 400, इस तरीके से। तो ये रेवेन्यू इस तरीके से हम रिकॉग्नाइज करते हैं। मैं अपनी बात को रिपीट करता हूँ जी, ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बने। इस टॉपिक में यही वाले प्रॉब्लम्स हमें फेस करने होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जब हमें रिकॉर्डिंग की बात करेगा तो हमें वहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होती है बच्चों के लिए। तो जनाब मैं बात शुरू करता हूँ एग्जाम्पल से दोबारा। मैंने आप लोगों से कहा कि जनाब एक छोटी सी एग्जाम्पल है कि आप एक किसी सेलुलर कंपनी में अकाउंटेंट हैं। आपकी कंपनी कस्टमर को एक बंडल ऑफर करती है। आप कहते हैं कि जनाब हम आपको 10,000 रुपये में 5 चीजें प्रोवाइड करेंगे। हम 10,000 रुपये में आपको एक सेल फोन प्रोवाइड करेंगे, हम आपको एक सिम कार्ड देंगे, हम आपको 1,000 ऑन नेट मिनट्स देंगे, हम आपको 100 ऑफ नेट मिनट्स मंथली देंगे, और हम आपको 10 GB इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे, और पैसे लेंगे आपसे सिर्फ और सिर्फ 10,000। तो अब एक कस्टमर आता है, वो आपसे ये बंडल परचेज कर लेता है। वो कहता है जी ये 10,000 रुपये ले और ये बंडल मेरा जो है एक्टिवेट कर दे और सेल फोन मुझे दे दे। अब आपने 10,000 रुपये रिसीव कर लिए।
दिस 10,000 इज बेसिकली रेवेन्यू फॉर यू, ठीक है। तो आप इसकी क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे, या दूसरे लफ्जों में आप इसको, इस रेवेन्यू को अपनी किताबों में कैसे रिकॉर्ड करेंगे। देखिए मैं ये तो नहीं लिख सकता कि कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट, ठीक है। तो सेल्स में एक चीज तो नहीं बिक रही, सेल में तो 5 चीजें बिक रही हैं, तो फिर मैं इसको रिकॉर्ड कैसे करूं। तो IFRS 15 ने कहा कि यार जब आप अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं ना, तो आप ऐसा किया करें कि आप 5 स्टेप, 5 स्टेप मॉडल को फॉलो कर ले और 5 स्टेप्स आप परफॉर्म किया करें। अच्छा, वो स्टेप्स क्या थे, उनमें सबसे पहला स्टेप था क्या क्या कस्टमर के साथ कंट्रैक्ट तय पा गया है। अब कस्टमर के साथ कंट्रैक्ट कैसे तय पाता है, कंट्रैक्ट एक्ट आपने लॉ में पढ़ा भी होगा, लेकिन हम यहाँ पे IFRS 15 में इसको दोबारा पढ़ेंगे कि हम कैसे ये कंट्रैक्ट जो है वो तय पाता है। कि जनाब ऑफर होगी, एक्सेप्टेंस होगी, टर्म्स एंड कंडीशंस पे दोनों पार्टीज राजी होंगी, एक पार्टी का परफॉर्मेंस, एक पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो एसेट प्रोवाइड करेगा जिसका प्रॉमिस कर रहा है, दूसरी एंटिटी उसकी पेमेंट करेगी। तो सबसे पहला काम ये किया जाता है कि देखें ये कि क्या कंट्रैक्ट भी है, क्योंकि अगर कंट्रैक्ट नहीं होगा तो फिर तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो ही नहीं सकता ना। तो पहला पॉइंट इसमें ये था कि आप सबसे पहले जो है वो कंट्रैक्ट को आइडेंटिफाई करें। अच्छा, जब आप कंट्रैक्ट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो वो कहता है कि अब आप ये देखें कि आपके उस ट्रांजैक्शन में परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस कितने हैं। अभी तक तो हम सिंपल सिंपल बातें पढ़ते आते थे, इन्वेंट्री सोल्ड फॉर कैश, गुड सोल्ड फॉर कैश, सर्विसेज प्रोवाइडेड, सिंपल बातें थी। अब मामला ये है कि मैंने इस बंडल में दोनों चीजों को मिक्स कर दिया, मैंने सर्विसेज को भी दिए बता दिया आपको, और मैंने इसमें ट्रेडिंग को भी इन्वॉल्व कर दिया। तो मैंने कहा जी कि आपके परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होंगे इसमें 5, मतलब वो काम जो आपने उन पैसों के बदले में करना है, जो चीजें डिलीवर करनी है और जो सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तो ये सारी चीजें परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हैं, ये 5 है। तो 5 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आपने परफॉर्म करने हैं। तो सेल फोन प्रोवाइड करना है, सिम कार्ड प्रोवाइड करना है, 1000 ऑन नेट मिनट्स देने हैं फॉर 3 मंथ्स, 100 ऑफ नेट मिनट्स देने हैं, और 10 GB इंटरनेट देना है। तो मैंने आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा काम बताया, मैंने कहा यार जब आप परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाई किया करें ना, तो आप ये भी देख लिया करें कि उनमें से कौन सा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पॉइंट इन टाइम पे रिकॉग्नाइज होगा और कौन सा पॉइंट ओवर टाइम पे। मतलब कौन से परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ऐसे हैं जिनके रेवेन्यू हमने फौरन बुक कर लेने हैं, जैसी चीजें डिलीवर करनी है, सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, उनका रेवेन्यू उसी टाइम साथ ही हमने बुक कर लेना है। दिस इज कॉल्ड पॉइंट इन टाइम। एंड पॉइंट ओवर टाइम इज दिस के आपने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है ओवर दी टाइम। देखिए इसकी एग्जांपल है बड़ी सिंपल सी, कि लाइक आप लोगों ने ये जो आप क्लास ले रहे हैं इसकी फी पिफा को सबमिट करवाई होगी, तो आपने जो फी पिफा को सबमिट करवाई है, इवन वो नॉन रिफंडेबल हो, तो अब भी वो जब पिफा को वो फी जमा करवाई जाएगी तो वो फी पॉइंट इन टाइम पे रिकॉग्नाइज नहीं होगी। मतलब आपसे जो है फी, वो स्टूडेंट फी रिसीव की जा रही है, तो जो अगर फॉर एग्जांपल वो रिफंडेबल हो, आपसे कहा जाए कि जनाब आप जितने, फॉर एग्जांपल आपको 3 मंथ्स क्लासेस दी जाएंगी, तो अगर आप 1 मंथ पढ़ते हैं तो बाकी 2 महीनों की फी वापस हो जाएगी। तो वो फिर क्या होगा कि जो रेवेन्यू आपसे मिला है एडवांस में वो फॉरन रेवेन्यू नहीं बन जाएगा, वो पॉइंट ओवर टाइम पे रेवेन्यू बनेगा। कि पॉइंट ओवर टाइम का मतलब ये है कि वो रेवेन्यू हम बना रहे होंगे 3 महीनों में जाकर। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है कि जब आप सेल फोन और सिम कार्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जिस टाइम पे ये डिलीवर हो जाते हैं, आपका रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर हो जाता है, तो आप इनसे रिलेटेड रेवेन्यू उसी टाइम पे रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। और जो आपके परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होने होते हैं एक अरसे तक, मतलब उसमें कुछ टाइम लगता है, तो वो जितना टाइम उसमें लग रहा होता है हम उतने टाइम में उनसे रिलेटेड रेवेन्यू जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं। तो हमने 5 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाई किए, और उनमें से 2 को कहा कि ये पॉइंट इन टाइम है, और बाकी 3 को कहा कि ये पॉइंट ओवर टाइम है। स्टेप 3 था डिटरमाइन दी ट्रांजेक्शन प्राइस।
तो मैंने बोला कि यहाँ पे तो बड़ा आसान काम है, मैंने तो सिंपल सी आपको ट्रांजैक्शन दी है, मैंने जिसमें आपको कहा कि जी इसकी ट्रांजैक्शन प्राइस बन रही है सिर्फ और सिर्फ 10,000। लेकिन एग्जामिनेशन के अंदर सिर्फ इस एक स्टेप पे भी सिनेरियो आता है कि वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा और आपसे कहेगा कि मुझे जरा ट्रांजैक्शन प्राइस तो डिटरमिन करके दो कि इसकी ट्रांजैक्शन प्राइस कितनी है। तो इस स्टेप को पढ़ेंगे हम, सारे स्टेप्स को डिटेल में पढ़ना है। तो 10,000 इसकी प्राइस थी। अब क्या करना है, अब हमने इस 10,000 की एलोकेशन करनी है। हम कहेंगे यार एक चीज तो प्रोवाइड नहीं कर रहे ना, हम तो 5 चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जब हम 5 चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके बदले में जो 10,000 रुपये हम रिसीव कर रहे हैं उनमें कितनी कितनी रकम हम एलोकेट करेंगे इन सबको। तो उसके लिए फिर हमें जरूरत थी उस प्राइस की जिस पे कंपनी इनको इंडिविजुअली बेचती है। तो मैंने एज्यूम किया कि कंपनी सेल फोन 10,000 का बेचती है अगर आप लेने जाएं उनसे, सिम कार्ड 400 में देती है, ऑन नेट मिनट्स 1000 में देती है, ऑफ नेट्स मिनट्स 1500 में देती है और इंटरनेट 800 में देती है। तो मैंने क्या किया, मैंने इन सारों का कर लिया सम। सम बना 13,700 रुपये। तो मैंने इस 13,700 की बेस पे एलोकेशन शुरू की। मैंने इस 10,000 को डिवाइड किया 13,700 पे, मेरे पास इसकी परसेंटेज निकल आई। इसको मैंने 10,000 रुपये से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास सेल फोन 7299 का आ गया। मतलब मैं जो 10,000 रुपये रिसीव करूंगा उसमें 7,299 रुपये का मेरे पास जो है वो सेल फोन होगा। इसी तरीके से सिम कार्ड जो है वो 292 रुपये उसके अगेंस्ट मिलेंगे मुझे। इसी तरीके से 730 रुपये ऑफ ऑन नेट मिनट के अगेंस्ट मिलेंगे, ऑफ नेट के अगेंस्ट 1095 मिलेंगे और ये 584 रुपये मिलेंगे जब मेरे पास एलोकेशन भी पूरी हो गई। अब देखें इसके ऊपर भी इंडिविजुअल क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाए और उन सारे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस के बारे में बता दिया जाए। अब आप लोगों से कहा जाए कि भाई ये जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं इन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के अगेंस्ट एलोकेशन करो ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस। तो हम इस तरह से एलोकेशन करते हैं। जब एलोकेशन पूरी हो जाएगी तो अब हमने अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है। अब देखिए उस बंदे ने कैश दिया था ना हमें, तो जो पॉइंट इन टाइम वाले रेवेन्यू है ना उनको हम डेफर नहीं करते, क्योंकि उन्होंने आने वाले टाइम में रेवेन्यू नहीं बनना होता, बल्कि उन्होंने उसी टाइम रेवेन्यू बन जाना होता। तो ये दो चीजें पॉइंट इन टाइम पर थी, इनको मैंने फौरी तौर पे रेवेन्यू बना लिया। कैश डेबिट, रेवेन्यू फ्रॉम सेल फोन क्रेडिट और रेवेन्यू फ्रॉम सिम कार्ड क्रेडिट। देखें ये बिल्कुल ऐसी बात है कि अगर आपका एक मॉल है तो आप मॉल में सिर्फ सेल्स अकाउंट यूज नहीं करते, क्योंकि सेल अकाउंट में तो सारी चीजें कॉमन हो जाएंगी। अगर आप कल को ये देखना चाहते हैं सेगमेंट वाइज कि जनाब मेरी स्टेशनरी के आइटम्स की कितनी सेल्स हुई है और मेरी ग्रोसरी के आइटम्स की कितनी सेल्स हुई है, तो आपके लिए उनको फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाएगा। तो आप अपने रेवेन्यू में आगे सब हेड्स बना लेते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे बनाए। मैंने कहा कि इसके रेवेन्यू के 5 सब हेड्स होंगे। एक रेवेन्यू होगा सेल फोन से रिलेटेड, एक सिम कार्ड बेचने से रिलेटेड, एक ऑफ नेट का, एक ऑन नेट का और एक इंटरनेट का। तो इनमें से ये जो 2 रेवेन्यू थे ये पॉइंट इन टाइम पे रिकॉग्नाइज हो रहे थे, तो मैंने इनको रेवेन्यू बुक कर लिया। रेवेन्यू की जगह आप सेल्स भी लिख सकते हैं। और ये जो 3 रेवेन्यूज थे ये पॉइंट ओवर टाइम के रेवेन्यूज थे, तो मैंने इन सबको डेफर कर दिया। मतलब मैंने उन्हें फौरन जब वो रिसीव हुए तो उनको रेवेन्यू नहीं बनाया, बल्कि उनको डेफर कर दिया कि भाई आने वाले मंथ्स में हम जब सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो तब इनको अपनी इनकम बनाएंगे। मैचिंग कंसेप्ट जो हम अकाउंटिंग में फॉलो करते हैं, ये मैचिंग कंसेप्ट की वजह से ही ऐसा हो रहा है। तो हमने उन्हें डेफर कर दिया। अब डेफर करने के बाद जब ये मंथ एंड हुआ तो मंथ एंड में हमें पता चला कि भाई इंटरनेट वाली सर्विस तो बस अब खत्म हो गई है, लिहाजा हमने जो इंटरनेट को डेफर किया हुआ था इसको हमने यहाँ पे डेबिट करके खत्म कर दिया और इसको अपना रेवेन्यू बना लिया। तो जब ये डेफर बना हुआ था तो इसको हम अपनी लायबिलिटी बनाया हुआ था हमने, ठीक है। अब हम अपनी उस लायबिलिटी को डेबिट करके खत्म कर देंगे और उसको अपना रेवेन्यू बुक कर लेंगे। इसी तरीके से जो ऑफ नेट मिनट्स हैं वो 3 महीनों के लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं, 100 और 100। तो मैंने इसको 3 पे डिवाइड किया, रेवेन्यू बुक किया और उससे रिलेटेड जो डेफर्ड है उसको मैंने डेबिट करके खत्म कर दिया।
इसी तरीके से जो मेरे ऑन नेट मिनट्स थे 400 यूज किए हैं, तो उसकी कैलकुलेशन मैंने 292 से की और यहाँ पे उसको डेबिट करके खत्म कर दिया। यहाँ समझाने का मतलब ये है कि जो रेवेन्यूज हमारे पॉइंट ओवर टाइम की बेस पे होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उन सारों को डेफर करते हैं और फिर आने वाले टाइम में हम उस डेफर्ड रेवेन्यू को डेबिट करके खत्म कर देते हैं और उसके अगेंस्ट हम अपने रेवेन्यूज को बुक करते हैं। जी जनाब, यहाँ तक सारी बातें आपको समझ आ गई हैं कि रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज होता है। मैंने अभी एक सिर्फ बेसिक सा सिनेरियो आपके साथ डिस्कस किया है कि एक छोटे से सिनेरियो से आपको 5 स्टेप्स की समझ आ जाए। पेपर के अंदर क्वेश्चन इन पांचों स्टेप्स को मिक्स करके भी आता है कि आपको वो इस तरह से एक छोटा सा सिनेरियो दे दे और आप लोगों को बोले कि मुझे 5 स्टेप मॉडल से रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करके दिखाओ। और पेपर में क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है कि वो इनमें से किसी एक स्टेप के ऊपर सिर्फ बात कर ले। लाइक आपको एलोकेशन करने के लिए दे दे कि मुझे एलोकेशन करके दिखाओ, या आप लोगों को जो है वो इसकी ट्रांजैक्शन प्राइस की डिटर्मिनेशन दे दे। मतलब आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे और आप लोगों से बोले कि मुझे जरा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करके दिखाओ, और सॉरी ट्रांजैक्शन प्राइस बना कर दिखाओ। तो जनाब ये 5 स्टेप मॉडल, यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो बोलिए। जी। अच्छा सर, ये जी आप जो कह रहे हैं कि ट्रांजैक्शन प्राइस बना के दिखाओ, तो इसमें क्या हमें एलोकेशन करके दिखानी पड़ेगी, या जो स्पेसिफिक सवाल में 10,000 दिया होगा उसको लिख देंगे और नीचे स्टेटमेंट लिख देंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। उसके अंदर ना आपको मुख्तलिफ तरह की इंफॉर्मेशन दी जाएगी, लाइक डिस्काउंट से रिलेटेड, हम्म। आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी से रिलेटेड, राइट टू यूज एसेट से रिलेटेड, इस तरह से चीजें बताई जाएंगी आपको तो सर अगर मुख्तलिफ। इसकी कोई एग्जाम्पल करवा दें आप। जी जी, ये अभी तो मैंने जस्ट आपको एक छोटी सी एग्जांपल दी है, अब मैं इसके अच्छा, ऊपर आप डिस्कशन करने ओवरऑल जा रहा हूँ। अंडरस्टैंडिंग दी है आपने। जी जी, ओके। अभी तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल छोटी सी 5 स्टेप पे शेयर की है कि जी जी। आपको हर एक स्टेप में समझ आए कि इसमें हम क्या कर रहे हैं। ओके ओके। ठीक। अब हम वन बाय वन इन सारे स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। तो जनाब इसकी डिस्कशन के लिए जो है वो मैं इसका स्टडी टेक्स्ट यूज करूंगा, क्योंकि वहां पे हमें कुछ चीजें जो हैं उसमें डिस्कशन उनके ऊपर करनी है। तो ये आपके साथ मैंने कैप 5 का स्टडी टेक्स्ट जो है वो शेयर किया हुआ है। ठीक है, इसमें ये आपका चैप्टर बनता है चैप्टर नंबर 4 फॉर रेवेन्यू। तो यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो इंट्रोडक्शन में इसके ऊपर डिस्कशन है कि इनकम क्या होती है, रेवेन्यूज क्या होते हैं, कस्टमर क्या होता है। ठीक है, फिर हमारे पास जो है वो 5 स्टेप मॉडल है। ठीक है, इस 5 स्टेप मॉडल में अब हम वन बाय वन इन स्टेप्स को समझेंगे। ये छोटी छोटी एग्जांपल्स दी गई हैं, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ से। दिस इज स्टेप नंबर 1। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है कि मैं जो स्टेप 1 के ऊपर डिस्कशन करूंगा उस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है। मतलब आपको वो ये कह सकता है कि बताइए फॉर अ वैलिड कंट्रैक्ट क्या क्या कंडीशंस का मीट होना जरूरी है। ठीक है, तो हम वहां पे फिर थ्योरेटिकल जो आंसर करेंगे वो इस तरीके से करेंगे। जी मुस्तफा। अच्छा सर, एक इनिशियल फेज का सवाल था, जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी का फाइनेंशियल मैनेजर है। अब जी वो जब अपनी सेल्स के अगेंस्ट रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहा होगा, एज पर अगर उसके ऊपर फुल, उसकी कंपनी के ऊपर फुल स्कोप आईएफआरएस अप्लाई हो रहा है, तो वाइल जब रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहा होगा तब वो ये सारे क्राइटेरियाज देखेगा कि मुझे इस सिनेरियो में किस तरीके से रिकॉर्ड करना है। मतलब मैं थोड़ा प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से पूछना चाह रहा हूँ। देखें, असल में मैं आपको ना इसके बैकएंड के ऊपर स्टोरी सुनाता हूँ। जी। बैकएंड के ऊपर स्टोरी ये है कि आपका एक ट्रेडिंग बिजनेस है। अच्छा, चलें मैं इसकी बल्कि एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। एक एग्जांपल है जो हमारे गली मोहल्ले की शॉप है, और एक एग्जांपल है जो हम ऑनलाइन कोई बिजनेस से कोई चीज मंगवाते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारे गली मोहल्ले में एक शॉप है, मैं उस शॉप पे जाता हूँ और वहां से मैं एक कैलकुलेटर परचेज करके लेके आता हूँ। तो मैं उसे पैसे देता हूँ, वो मुझे कैलकुलेटर दे देता है। तो वो जो दुकानदार है वो फौरन अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेगा। ठीक है, वो बोलेगा कैश अकाउंट डेबिट, रेवेन्यू या सेल्स अकाउंट क्रेडिट। ठीक है। अच्छा,
अब वही कैलकुलेटर मैं ऑनलाइन ऑर्डर करता हूँ। अब ऑनलाइन किया हुआ ऑर्डर मुझे तीसरे दिन जाकर मिलता है। अब फॉर एग्जांपल मैंने ऑर्डर प्लेस किया 1 जनवरी को। अब जिस कंपनी को मैंने ऑर्डर प्लेस किया, आप उसमें अकाउंटेंट हैं। अब आपने 1 जनवरी को मुझे वो कैलकुलेटर वहां से डिस्पैच किया, वो मुझे 3 जनवरी को आकर मिला। तो आप ठीक है। रेवेन्यू 1 जनवरी को करेंगे रिकॉग्नाइज या 3 जनवरी को करेंगे? तो सर इसके तो क्राइटेरियाज दिखेंगे अगर मीट हो रहे होंगे, मगर यस, ये भी है सिनेरियो, और ऐसी प्लस बात। ये भी है कि जहां आपने सेल की वहां आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दी, इसलिए कि जो देखिए यहाँ आपको पे अब पैसा कॉमन बात मिलेगा वो ये तो आई। आपका रिसीवेबल पर रिफ्लेक्ट करेगा ना। जी, इसका मतलब है कि इन दोनों सिनेरियोज के अंदर जो मेन मतलब जो कॉमन चीज थी, दैट वाज ट्रांसफर ऑफ रिस्क एंड रिवार्ड। जिस बंदे ठीक। से आपने कैलकुलेटर खरीदा, फौरन रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर हो गया। लेकिन जी। ऑनलाइन वाले का जब तक हम एक्सेप्ट करके उसके अगेंस्ट पेमेंट ऑन डिलीवरी नहीं कर देते, तब तक वो हम्म। उसको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। तो वो फिर हर एक बिजनेस में जब वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं ना, तो वो फिर उसकी हम्म। पॉलिसी बनाते हैं अपनी, कि ठीक। किन बेसिस के ऊपर आप अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे, फिर आप हमेशा उनको फॉलो करते हैं। तो अगर सर यही केस अगर हम एक डिस्ट्रीब्यूटर पे ले लें कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर को सेल करती है, तो फार्मास्यूटिकल कंपनी ने तो रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दिया, तो जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा वो क्या जब तक रिटेलर्स सारे रिटेलर्स तक दवाइयां नहीं पहुंचेंगी तब तक क्या अपना सेल रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करेगा? डेफिनेटली अच्छा। उसका तो रेवेन्यू होगा ही नहीं ना, जब तक वो अर्निंग हो, उसकी अर्निंग है ही नहीं जब तक रिटेलर्स को नहीं बेचेगा। मगर अकाउंटिंग जो कंपनीज में होती है तो अक्रूवल बेसिस पे चल रही होती है ना सर। तो बच्चे एक्रूवल बेसिस में ही है ना। फॉर एग्जांपल आप होलसेलर हैं, जी। आपने एक फार्मास्यूटिकल कंपनी से चीजें परचेज कर ली, आपने ठीक है। परचेज करके रख ली। अब उस कंपनी ने तो अपनी सेल बुक कर ली, जी जी। अब आपके पास चीजें गोडाउन में पड़ी हुई हैं, तो हाँ तब तो एक्रूवल मेरी बेसिस सेल नहीं तो ये होगी, है ना। तब तो हाँ, मेरी इन्वेंट्री का पार्ट बन जाएगी ना। यस, ठीक है ना। जब वो ठीक। चीजें आगे डिलीवर कर देंगे हम, रिस्क एंड हम्म। रिवार्ड ट्रांसफर हो जाएगा, फिर रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लें आप, भले कैश मिला या नहीं मिला। ओके ओके ठीक। ठीक है जी। जी तो ठीक। भाई स्टेप नंबर 1 है, इसके ऊपर मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ। बेसिकली ये जो स्टेप नंबर 1 है, इसके ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है। तो आपने इसको अच्छे से चार, इसमें मतलब 5 पॉइंट हैं, एक और 2 पॉइंट एक है, तो इन टोटल 7 पॉइंट्स को आपने याद रखना है, ताकि अगर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग उसका आंसर कर सकें। तो इसमें जनाब हमारे पास सबसे पहली बात क्या है कि कंट्रैक्ट हमारे पास एग्रीमेंट है बिटवीन 2 और मोर पार्टीज दैट क्रिएट्स इन्फोर्सेबल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। देखें इसकी डेफिनेशन वगैरह तो मेरा नहीं ख्याल कि वो पूछेगा, लेकिन ये एक लाइन की डेफिनेशन है, इसको आप लोग जो है वो वैसे तैयार कर लें। हमारे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कहता है एन एंटिटी शैल अकाउंट फॉर अ कंट्रैक्ट विद अ कस्टमर अंडर IFRS 15 ओनली व्हेन ऑल ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया आर मेट। जब ये पांचों के पांचों अभी जो कंडीशंस पढ़ेंगे, ये सारी फुलफिल होंगी तो कंट्रैक्ट है, अदरवाइज कंट्रैक्ट नहीं है। याद ये रखेंगे कि अगर कंट्रैक्ट नहीं है तो फिर रेवेन्यू तो बड़ी दूर की बात है, रेवेन्यू बुक नहीं कर सकते हम। सबसे पहली कंडीशन ये है कि ये पार्टीज के दरमियान कंट्रैक्ट होना चाहिए। तो इसमें क्या कंडीशंस हैं जी, देखें ऑल याद रखना है, सारी की सारी पूरी होनी जरूरी है। इसमें जनाब पहली बात है, द पार्टीज टू कंट्रैक्ट हैव अप्रूव्ड द कंट्रैक्ट। अप्रूवल इन राइटिंग भी हो सकता है, ऑरल भी हो सकता है, या एज पर कस्टमरी बिजनेस प्रैक्टिसेस। व्हाट इज मेंट बाय कस्टमरी बिजनेस प्रैक्टिसेस? कस्टमरी बिजनेस प्रैक्टिसेस है कि वो क्या काम कर रहा है। अच्छा जी, ठीक है, देखें आप IFRS की बुक अपने साथ लेकर जा सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, IFRS की जो बुक है मैं कोशिश करूंगा यहाँ आपके सामने आपको उसके ऊपर गाइड भी कर दूं। आपने एक बात याद रखनी है कि ये जो बुक है ना, यहाँ पे ये देखिए लिखा हुआ है क्राइटेरिया IFRS 15, 9 एंड 10। ये जो 9 एंड 10 लिखा होता है ना, ये पैराग्राफ नंबर होता है। मतलब अगर आपके पास IFRS की बुक हो
तो उसके अंदर 3 हिस्से होते हैं ना, ए बी सी। तो उसमें वाला जो ए वाला पार्ट होता है ये उसके पैराग्राफ नंबर्स हैं। मतलब अगर आप पैराग्राफ नंबर 9 और 10 पढ़ेंगे इस IFRS 15 का, तो ये सारी चीजें उन 2 पैराग्राफ्स में एक्सप्लेन की हुई हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको कमिंग वीक में एक दफा मैं खुद वहां से दिखा भी दूंगा इन चीजों को। अदरवाइज आप इस बुक से ये हेल्प ले सकते हैं कि वहां से आप पैराग्राफ नंबर ले लें और आप वहां पे जो आपके पास बुक है IFRS वाली, आप वहां से पढ़ लें उसको। सर IFRS की बुक से लिंक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं जी। ये और पैराग्राफ नंबर उसी के हैं जी, इसमें 9 और 10। ओके, थैंक्स। थैंक्स सर। जी जी, थैंक। तो कंट्रैक्ट है हमारे पास जनाब। पहली बात हमारे पास, द पार्टीज हैव अप्रूव्ड द कंट्रैक्ट। ठीक है जी, ये रिटर्न ऑरली। अच्छा, कस्टमरी बिजनेस प्रैक्टिसेस में मैं बात कर रहा था। कस्टमरी बिजनेस प्रैक्टिसेस क्या है भाई? कस्टमरी बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं जो उसकी मेन एक्टिविटीज हैं, उससे असेस हो। लाइक एक कॉलेज है, तो लोगों को पता है कि भाई कॉलेज जो है उसमें एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। इसी तरह से एक होटल है, तो लोगों को पता है जाएं भाई खाना शाना खाएं वहां पे बैठ के। तो कस्टमरी बिजनेस प्रैक्टिसेस क्या है कि वो उसकी मेन एक्टिविटीज क्या हैं, उनसे नजर आ रहा होता है कि भाई ऐसा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें सफर करना है और हम बस स्टॉप मतलब बस स्टैंड पे जाते हैं, तो हमें पता है, या अगर हम बाय ट्रेन कहीं सफर करना चाहते हैं और हम ट्रेन का टिकट परचेज कर लेते हैं, तो कस्टमरी बिजनेस प्रैक्टिस यही है कि जब कस्टमर टिकट परचेज कर लेता है तो अब वो उसे अलाउ कर दिया जाता है कि वो सफर कर सकता है। ठीक है, तो ये उनसे भी रिफ्लेक्ट हो सकते हैं। एंड आर कमिटेड टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन, और वो जो है ना अपने रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करने के लिए कमिटेड होते हैं। अच्छा जी, इसमें क्या होता है रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशंस में? सेकंड पॉइंट क्लियर करेगा उसे और भी। कहता था एंटिटी कैन आइडेंटिफाई ईच पार्टीज राइट रिगार्डिंग द गुड्स और सर्विसेज टू बी ट्रांसफर्ड। उनके ना राइट आइडेंटिफाई हो सके गुड और सर्विसेज ट्रांसफर से रिलेटेड। ये जो ऊपर रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन लिखे हुए हैं ना, परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन, तो उनकी परफॉर्मेंस ही बेसिकली इन राइट्स की फुलफिलमेंट है। देखें, एक कंपनी जो है वो सेल कर रही है, तो डिलीवरी ऑफ गुड्स जो है वो उसका ऑब्लिगेशन है। जबकि जो कस्टमर वो चीजें खरीद रहा है जो उनसे, उसका ये राइट बन जाएगा कि उसका राइट है कि उसे वो चीजें प्रोवाइड की जाएं। इसी तरीके से पेमेंट, जो कस्टमर है उसका ऑब्लिगेशन है कि वो पे करेगा उन चीजों के बदले में। और यही ऑब्लिगेशन बिजनेस का राइट बन जाता है कि उसने वो चीजें प्रोवाइड की थी, तो अब उसका राइट है कि वो ये पैसे रिसीव कर ले। सी पॉइंट है, द एंटिटी कैन आइडेंटिफाई द पेमेंट टर्म्स फॉर द गुड्स और सर्विसेज टू बी ट्रांसफर्ड। पेमेंट टर्म्स आइडेंटिफाई हो सकती हो, पेमेंट अभी होगी, ऑन डिलीवरी होगी, 2 महीने बाद होगी, किन टर्म्स पे होगी, ये चीजें आइडेंटिफाई हो जाएं। द कंट्रैक्ट हैज कमर्शियल सब्सटेंस। कंट्रैक्ट का ना जी कमर्शियल सब्सटेंस होना चाहिए, ये भी समझाता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल, द रिस्क टाइमिंग और अमाउंट ऑफ द एंटिटीज फ्यूचर कैश फ्लो इज एक्सपेक्टेड टू चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ द कंट्रैक्ट। 3 चीजें हैं, फ्यूचर कैश फ्लो का रिस्क, टाइमिंग या अमाउंट चेंज हो जाए, तो वो कंट्रैक्ट कमर्शियल सब्सटेंस रखता है। अदरवाइज वो कमर्शियल सब्सटेंस नहीं रखता। मतलब ये कि हम कहते हैं कि ओनर जो है उसने अपने बिजनेस में से एक प्रोडक्ट किसी को गिफ्ट कर दी। फॉर एग्जांपल, किसी का एक लैपटॉप का बिजनेस है, उसने एक लैपटॉप जो है वो अपने दोस्त को गिफ्ट कर दिया। अब इस ट्रांजैक्शन का कमर्शियल सब्सटेंस कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि इस ट्रांजैक्शन की वजह से बिजनेस के फ्यूचर कैश फ्लोज में कोई चेंज नहीं आ रही। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, तो लिहाजा ये कंट्रैक्ट नहीं है। सही है ना जी? तो ये कमर्शियल सब्सटेंस है। और आखिरी चीज है कि इट इज प्रोबेबल दैट एंटिटी विल कलेक्ट द कंसिडरेशन कंसिडरिंग only the customer's ability and intention to pay that amount of consideration when it is due। कहता है कि जब प्रोबेबल हो कि एंटिटी कंसिडरेशन कलेक्ट कर लेगी। उसे पता कैसे चलेगा भी कस्टमर की एबिलिटी है वो पे कर सकता है?
लिहाजा जब रकम उस पर ड्यू होगी तो वो प्रोबेबल हो जाएगा, कंसिडरेशन भी वो रिसीव करेगा। तो ये 5 पॉइंट्स हैं, अगर ये 5 के 5 पॉइंट्स पूरे होंगे तो फिर आपका कंट्रैक्ट वैलिड है, अदरवाइज आपका कंट्रैक्ट वैलिड नहीं है। ठीक है जी, इसके ऊपर एक छोटी सी एग्जांपल है। आप लोग जो एग्जामिनेशन के लिए इसकी प्रिपरेशन करोगे ना, तो मेरी उसके अंदर आपको सुजेशन ये है कि आपने इसकी जो तैयारी करनी है ना IFRS 15 की, वो आपने इस बुक से करनी है। इस बुक के अंदर ना बड़ी अच्छी एग्जांपल्स मौजूद हैं, और इसी तरह की एग्जांपल्स जो हैं वो आपके पेपर में टेस्ट की जा रही हैं, चेक की जा रही हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप अपनी बुक की प्रैक्टिस इस हवाले से कंप्लीट कर लें, इस चैप्टर के हवाले से, तो सफिशेंट है। आपको कहीं से और इसकी तैयारी की जरूरत नहीं पड़ेगी IFRS 15 की, ये यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। एक छोटी सी एग्जांपल है, इसे देख लीजिएगा आप लोग। अच्छा, ये तो 5 कंडीशंस हैं। अब बच्चे, इन 5 कंडीशंस के अलावा 2 कंडीशंस ऐसी हैं कि अगर वो फुलफिल हो जाएं तो हम इन 5 को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, 2 कंडीशंस ऐसी हैं कि अगर वो फुलफिल हो जाएं तो हमें इन 5 को देखने की जरूरत नहीं होती, हम उन्हीं 2 की बेस पे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। तो मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि आप यूं समझ लें कि ये ना 2 एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, तो वो 2 कंडीशंस क्या हैं? उसमें कॉमन बात ये है कि कंसिडरेशन रिसीव्ड इन एडवांस। देखो ना, जब पैसे आपने एडवांस में रिसीव कर लिए, अब देखना ये है कि जो पैसे एडवांस में रिसीव किए गए हैं वो रिफंडेबल हैं या नॉन रिफंडेबल हैं। देखो, अब अगर वो नॉन रिफंडेबल है ना, तो फिर तो बात ही खत्म होगी ना। पैसे थे, एडवांस में ले लिए, नॉन रिफंडेबल थे। अब अगर वो चीज आप प्रोवाइड कर दोगे तो तब भी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लोगे, और अगर प्रोवाइड नहीं करोगे तब भी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल, एक टीचर है, वो एक कोर्स ऑफर करता है फॉर 20 आवर्स। वो कहता है कि जनाब मैं 20 घंटों के अंदर जो है ना वो आपको प्रिपरेशन करवा दूंगा, और 20 घंटों की फीस वो लेता है 10,000 रुपये। वो कहता है अभी 10,000 रुपये लूंगा, 20 घंटे आपको दूंगा, 20 घंटों में आपकी तैयारी करवा दूंगा, और ये पैसे नॉन रिफंडेबल होंगे। अब एक स्टूडेंट उस कोर्स में एडमिशन लेता है और वो 10,000 रुपये टीचर को प्रोवाइड कर देता है। अब टीचर ने 10,000 रुपये रिसीव कर लिए और ये नॉन रिफंडेबल है, टीचर को पता है। तो टीचर क्या करेगा? उन पैसों को आज रेवेन्यू नहीं बना लेगा। क्यों? क्योंकि मैचिंग कंसेप्ट का प्रॉब्लम है। मैचिंग कंसेप्ट कहता है कि रेवेन्यू और एक्सपेंस दोनों सेम टाइम पीरियड के होने चाहिए। अब क्लासेस तो टीचर ने 20 घंटे पढ़ानी है, तो 20 घंटे का एक्सपेंस तो अभी बुक ही नहीं हुआ, तो रेवेन्यू सारे का सारा कैसे बुक कर ले वो? तो लिहाजा वो उसको डेफर कर लेगा। पैसे एडवांस मिले हैं और नॉन रिफंडेबल हैं, लेकिन उसने उन पैसों को अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं किया बल्कि डेफर कर दिया। अब उसको वो 20 पे डिवाइड करेगा तो ये 500 रुपये पर आवर बनता है। अब जैसे जैसे आवर्स डिलीवर होते रहेंगे, लेक्चर्स डिलीवर होते रहेंगे, वैसे वैसे वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करता रहेगा, डेफर को डेबिट करता जाएगा, इनकम को क्रेडिट करता जाएगा। ठीक है, ये तो पहली कंडीशन है कि पैसे एडवांस में मिले हैं, और वो जो पैसे एडवांस में मिले हैं वो नॉन रिफंडेबल हैं। तो फिर जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन फुलफिल हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा, तो वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेगा। दूसरा मामला, एक और बच्चा है, उसने 10,000 पे किए कि मैं भी ये कोर्स लूंगा। अब वो 10,000 पे करके 5 क्लासेस में आता है, और 5 क्लासेस के बाद वो पढ़ना छोड़ देता है। तो अब अगर वो 5 क्लासेस के बाद पढ़ना छोड़ देता है, तो इसका मतलब ये है कि अब टीचर ने तो 20 क्लासेस डिलीवर करनी है। अब अगर वो 5 क्लासेस के बाद कहता है सर बस मैं मजीद क्लासेस नहीं लेना चाहता, तो टीचर बोलेगा भाई पैसे तो नॉन रिफंडेबल है। तो जब पैसे नॉन रिफंडेबल है, तो अब वो बच्चा कहेगा जी फाइन ठीक है। अब टीचर वो जितना रेवेन्यू है वो सारे का सारा उसी दिन रिकॉग्नाइज कर लेगा, जबकि वो कंट्रैक्ट टर्मिनेट हो चुका है।
ठीक है, ये 2 पॉइंट याद रखने हैं, लेकिन उनमें एक बात कॉमन क्या है कि पैसे जो रिसीव हो रहे हैं वो एडवांस हो रहे हैं और नॉन रिफंडेबल है। तो कहता है वन अ कंट्रैक्ट डज नॉट मीट द क्राइटेरिया, जब वो क्राइटेरिया मीट नहीं करता, एन एंटिटी रिसीव्स कंसिडरेशन फ्रॉम द कस्टमर, और एंटिटी कस्टमर से कंसिडरेशन ले लेती है, द एंटिटी शैल रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू, एंटिटी रेवेन्यू फिर रिकॉग्नाइज करेगी इट एज रेवेन्यू व्हेन ओनली ईदर ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स हैज अकर्ड, इनमें से कोई भी इवेंट हो जाए। फर्स्ट वन इज द एंटिटी हैज नो रिमेनिंग ऑब्लिगेशन टू ट्रांसफर गुड और सर्विस टू द कस्टमर एंड ऑल or substantially all of the consideration promised by the customer has been received by the entity and is non-refundable। पैसे मिल गए हैं सारे या थोड़े मिले हैं, और आपने अपने सारे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर लिए हैं, कुछ भी बाकी नहीं है, तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे आप। एंड द कंट्रैक्ट हैज बीन टर्मिनेटेड, कंट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ, टर्मिनेट हो गया। मैं रिफंड पे बात करता हूँ जी। कंट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया है और कंसिडरेशन जो रिसीव है कस्टमर से वो नॉन रिफंडेबल है, तो आप उसे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लें। अच्छा, इसके अंदर जो कॉमन बात मैंने की ना वो ये की कि पैसे एडवांस में मिलेंगे, और वो जो पैसे एडवांस में मिलेंगे वो नॉन रिफंडेबल होंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि अगर रिफंडेबल हो तो क्या होगा। देखें, अगर मैं कहता हूं कि पैसे रिफंडेबल हैं, तो फिर मैं उनको अपना रेवेन्यू नहीं बना सकता, वो मेरी लायबिलिटी होंगे, क्योंकि पैसे ही रिफंडेबल हैं। तो जब तक वो क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं होगा तब तक मैं उसको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा। ठीक है। अच्छा, ये कंडीशन नहीं है जी, ये जनरल बात है, कंडीशन नहीं है। ये तो कंडीशन रेवेन्यू की रिकॉग्निशन की है कि आपके पास जो है वो नॉन रिफंडेबल जो है वो सॉरी नॉन रिफंडेबल कैश रिसीव हुआ है। तो ये 2 पॉइंट हो गए जी। तो पहले 5 थे कि ये 5 फुलफिल होंगे तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा। अब वो कह रहा है कि अगर ये फुलफिल ना हो लेकिन इन दोनों में से कोई कंडीशन फुलफिल हो जाए तो तब भी आप अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे एग्जांपल नंबर 3 इसको आप देख लीजिएगा। ये 7 चीजें टोटल हो गई। थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए ये बातें इंतहाई इंपॉर्टेंट है। तो वहां पे जब सिनेरियो आता है तो सिनेरियो के अंदर वो फिर ये चीजें जो है वो आपके साथ जो है वो बोलता है, पूछता है आप लोगों से। तो इसको देख लीजिएगा एग्जाम्पल नंबर 3 को। एग्जाम्पल्स मैं इसलिए छोड़ रहा हूं कि आप खुद से पढ़ें उन्हें, देखें। कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रैक्ट्स, इसमें आखिरी बात हमारे लिए कि क्या हम 2 डिफरेंट कंट्रैक्ट्स को कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्या हम 2 डिफरेंट कंट्रैक्ट्स को कंबाइन कर सकते हैं। तो उसका आंसर ये है कि ये कंट्रैक्ट्स कंबाइन हो सकते हैं। अच्छा, एक पॉइंट याद रखेंगे कि जब आप कंट्रैक्ट कंबाइन करने जा रहे हैं ना तो कस्टमर 2 नहीं होंगे। ठीक है, एक ही होगा। रिलेटेड पार्टी हो सकती हैं उसकी IS-24, आई होप आप पढ़ के आए हुए हैं ये IS-24। ठीक है, रिलेटेड पार्टी हो सकती है लेकिन कस्टमर सेम रहेगा आपका। अच्छा, इसको देखते हैं। कहता है एन एंटिटी शैल कंबाइन 2 और मोर कंट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू एट और नियर द सेम टाइम विद द सेम कस्टमर or related parties of the customer and account for the contract as a single contract if one or more of the following criteria are met। अच्छा बच्चे, देखें परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है, फिर मैं आपको सारी बात समझाता हूँ। लाइक कोई एक ऑनलाइन कॉलेज है, वो ऑनलाइन कॉलेज कहता है जी कि हम आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे और हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, हम आपको क्लास टेस्ट प्रोवाइड करेंगे। अब ये 3 सर्विसेज वो दे रहा है। एक बच्चा आता है, वो कहता है कि सर मुझे ना लेक्चर्स चाहिए। आप कहते हैं ठीक है, तो ये एक कंट्रैक्ट उसके साथ टैप आ गया। वो बच्चा कहता है कि सर मुझे लेक्चर के साथ साथ ना नोट्स भी चाहिए। तो अब एक कंट्रैक्ट ये है कि आप उसे लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे और दूसरा कंट्रैक्ट ये है कि आप उसे नोट्स प्रोवाइड करेंगे। वो कहता है कि क्या आप इन दोनों को सिंगल कंट्रैक्ट कंसिडर कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए ना कंडीशंस हैं। तो ये 3 कंडीशंस हैं, लेकिन तीनों का पूरा होना जरूरी नहीं है। इफ वन और मोर,
इन तीनों में से कोई एक पूरी हो जाए तब भी कंट्रैक्ट कंबाइन हो सकता है, और अगर एक से ज्यादा हो जाए तब भी कंट्रैक्ट कंबाइन हो सकता है। ये तीन कंडीशंस क्या हैं कॉम्बिनेशन की? ये कॉम्बिनेशन की तीन कंडीशंस है। द कंट्रैक्ट आर नेगोशिएटेड एज अ पैकेज विद अ सिंगल कमर्शियल ऑब्जेक्टिव। कंट्रैक्ट आपका एक सिंगल पैकेज के तौर पे नेगोशिएट जो है वो नेगोशिएट हो। द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन टू बी पेड इन वन कंट्रैक्ट डिपेंड्स ऑन द प्राइस और परफॉर्मेंस ऑफ द अदर कंट्रैक्ट। एक कंट्रैक्ट की जो प्राइस है वो दूसरे कंट्रैक्ट की प्राइस पे डिपेंडेंट हो। और the goods or services promised in the contract or some goods or services promised in each of contract are a single performance obligation। देखें ये एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं, हमें ज्यादा अच्छी बात क्लियर हो जाएगी। कहते हैं आदिल लिमिटेड एंटर्स इनटू टू सेपरेट एग्रीमेंट्स विद कस्टमर एक्स। एग्रीमेंट वन ये है कि 1000 डिलीवर 10,000 ब्रिक्स फॉर ₹100,000, 10,000 ब्रिक्स प्रोवाइड की जाएंगी। एग्रीमेंट है बिल्ड अ बाउंड्री वॉल फॉर ₹20,000। दूसरा एग्रीमेंट ये है कि बाउंड्री वॉल कंस्ट्रक्ट की जाएगी, बिल्ड की जाएगी। तो कहता है कि क्या आप उसको कंबाइन कर सकते हैं? हम कहेंगे जी हम उसको कंबाइन कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन तो एक ही बन रहा है ना, कि बाउंड्री वॉल कंप्लीट करनी है, तो फिर मटेरियल भी हम ही प्रोवाइड करेंगे, तो लिहाजा हम इन दोनों कंट्रैक्ट्स को कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इन तीनों में से कोई एक कंडीशन भी मीट हो जाए तो हम कह सकते हैं कि जनाब इन केसेस में हम अपने कंट्रैक्ट्स को कंबाइन कर सकते हैं। अच्छा, ये यहां तक स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। तो स्टेप 1 के अंदर हमने 7 पॉइंट्स याद रखने हैं। 5 पॉइंट कंट्रैक्ट के लिए कि वो वैलिड हो, और 2 पॉइंट अगर वो क्राइटेरिया मीट ना हो कंट्रैक्ट वाला 5 पॉइंट्स का, तो फिर वो वाले 2 पॉइंट। और ये 3 पॉइंट याद कर लेने हैं हम लोगों ने कि अगर कंट्रैक्ट्स को कंबाइन करना हो तो किन कंडीशंस का मीट होना जरूरी है। अब हम स्टेप नंबर 2 पे चलेंगे। स्टेप नंबर 2, सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। ठीक है, कहता है कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस आर नॉर्मली स्पेसिफाइड इन द कंट्रैक्ट। कंट्रैक्ट में बताया जाएगा सॉरी जी, कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या होगा, बट कुड आल्सो इंक्लूड प्रोमिसेस implied by an entry's customary business practices, published policies, or specific statements that create a valid customer expectation that goods or services will be transferred under the contract। तो बेसिकली ये कंट्रैक्ट के अंदर लिखी भी हो सकती हैं, कस्टमर आपके साथ कोई लीगल एग्रीमेंट भी कर सकता है, और आपकी कस्टमरी बिजनेस प्रैक्टिसेस भी जो है वो ये बता सकती हैं कि क्या क्या परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जो है वो परफॉर्म किया जाएगा। तो यहाँ पे ना इसने मुख्तलिफ इसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं। ठीक है, कि क्या क्या चीजें कंट्रैक्ट हो सकती हैं। तो कहता है यहां से हम इसकी बात शुरू करेंगे। इसने बल्कि डेफिनेशन कब कहाँ पे दी, 1 मिनट रुकिएगा। इसने डेफिनेशन इसी के अंदर ही एडजस्ट की हुई है। A good or a service, चलें दिस वन, इस पैराग्राफ से हम शुरू करेंगे। कहता है एट द इंसेप्शन ऑफ कंट्रैक्ट the entity must assess the goods or service promised in a contract with a customer and must identify as a performance obligation is promised to transfer to the customer। बेसिकली ये वो गुड्स और सर्विसेज हैं जो किसी कंट्रैक्ट में आप कस्टमर से प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको ये चीजें जो हैं वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, या हम आपको ये ट्रांसफर करेंगे। वो क्या चीजें हैं? अ गुड और अ सर्विस, एक गुड और एक सर्विस, और अ बंडल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, या सर्विसेज और गुड्स का बंडल भी हो सकता है। दैट इज डिस्टिंक्ट, जो डिस्टिंक्ट होंगी, उन्हें डिस्टिंग्विश किया जा सकता होगा।
or a series of distinct goods or services that are substantially the same and that have the same pattern of transfer to the customer। देखें इस बात को मैं डिटेल में समझाता हूँ। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये पॉइंट ऑन टाइम पे भी हो सकता है और पॉइंट ओवर टाइम पे भी हो सकता है। अब फॉर एग्जांपल आप प्रॉमिस करते हैं एक गुड या एक सर्विस का, आप कोई एक चीज प्रोवाइड करेंगे, लाइक मेरी कोई फर्नीचर शॉप है, तो मैं आप मेरे पास आते हैं कि मुझे एक चेयर चाहिए, ऑफिस चेयर, तो मैं कहता हूँ ठीक है ये ऑफिस चेयर मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। अब गुड, मैं एक ट्रेनर हूँ, आप मुझसे कहते हैं कि जनाब हमने कोई 2-3-4 घंटे का एक सेशन करवाना है आपसे, तो मैं एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। और अ बंडल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, या गुड्स और सर्विसेज का बंडल हो सकता है, बंडल मीन एक से ज्यादा। तो आप मुझसे 50 कुर्सियां परचेज करना चाहते हैं या आप मुझसे 50 लेक्चर्स डिलीवर करवाना चाहते हैं, बंडल ऑफ गुड्स और सर्विसेज दैट इज डिस्टिंक्ट। ये बड़ी मतलब इंपॉर्टेंट बात है कि उन गुड्स और सर्विसेज को डिस्टिंक्ट किया जा सकता हो। लाइक अगर 50 कुर्सियां हैं तो हर एक कुर्सी की अपनी आइडेंटिटी है, ठीक है। इसी तरीके से अगर 50 लेक्चर्स हैं तो हर एक लेक्चर की अपनी आइडेंटिटी है कि ये लेक्चर नंबर 1 है इस टॉपिक पे है, ये लेक्चर नंबर 2 है इस टॉपिक पे है, वगैरह वगैरह। और अ सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज, या फिर ये एक सीरीज होगी। अब बंडल जो है वो लमसम एक ही दफा में डिलीवर किया जाता है, लेकिन जो सीरीज होती हैं वो ओवर द टाइम जाती हैं, ठीक है, वो ओवर द टाइम जाती हैं। तो ओवर द टाइम में फिर आपने 50 कुर्सियां लेनी है, लेकिन आप कहते हैं कि मुझे हर मंथ में आप 20 चेयर्स और फिर 10 चेयर्स प्रोवाइड कर दें, सीरीज। या आप कहते हैं कि 50 घंटे का लेक्चर है, आप ऐसा कर दें कि 50 घंटे का लेक्चर 3 महीनों में डिलीवर करा दें, सीरीज। इनमें कॉमन बात यह है कि दैट आर सब्सटेंशियली द सेम, ये एक जैसी होंगी, एंड दैट हैव द सेम पैटर्न ऑफ ट्रांसफर टू द कस्टमर, और कस्टमर को उन्हें ट्रांसफर करने का पैटर्न भी एक जैसा होगा। मतलब सीरीज के अंदर ये दो चीजें कॉमन रखनी है हमने, एक जैसी होंगी और उनको ट्रांसफर करने का पैटर्न भी सेम होगा। तो हम कहते हैं कि ये हमारे लिए परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कहलाता है। तो ये जो गुड और अ सर्विस है या बंडल ऑफ गुड और सर्विस है, ये पॉइंट इन टाइम पे रिकॉग्नाइज होते हैं। और ये जो सीरीज होती है हमारे लिए, ये बेसिकली पॉइंट ओवर टाइम के ऊपर जाके रिकॉग्नाइज होती है। तो यहाँ पे फिर ये थ्योरेटिकल एक क्वेश्चन है इसके अंदर कि आप ये बताएं कि गुड या सर्विस डिस्टिंक्ट कब होती है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि कोई भी गुड या सर्विस डिस्टिंक्ट तब होती है जब वो बोथ ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया आर मेट, मतलब दोनों के दोनों मीट करेगी तो डिस्टिंक्ट है, वरना वो डिस्टिंक्ट नहीं है। The customer can benefit from the good or service either on its own or together with other resources that are readily available to the customer। कस्टमर गुड या सर्विस से खुद फायदा हासिल कर ले, मतलब उस एक गुड या सर्विस से, या उसके पास जो रिसोर्सेज रेडिली अवेलेबल हैं उनको साथ मिलाकर उससे बेनिफिट हासिल कर ले, तो ये डिस्टिंक्ट कहलाएगी। And the entities promise to transfer the good or service is separately identifiable from other promises in the goods, कि वो वाला जो प्रॉमिस है उसको ट्रांसफर करने का उसे बाकी प्रॉमिसेस से जो है सेपरेटली आइडेंटिफाई किया जा सके। इसका क्या मतलब है? देखिए, कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम इट्स ओन, मेरी फर्नीचर शॉप है, ठीक है, मैं टेबल्स भी बेचता हूँ, चेयर्स भी बेचता हूँ। एक कस्टमर आता है, उसके पास चेयर्स ऑलरेडी मौजूद हैं, वो मेरे से टेबल खरीद के ले जाता है, तो ये वो अपनी चेयर्स के साथ मिलाकर यूज कर सकता है। या उससे सिर्फ टेबल ही चाहिए चीजों को रखने के लिए, तो वो ओन इट्स ओन भी यूज कर सकता है, उसे एज इट इज भी यूज कर सकता है, और उसे अपने पास अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ भी यूज कर सकता है, तो हम उसे डिस्टिंक्ट कहेंगे। इसी तरीके से अगर हमारा प्रॉमिस जो है उसे ट्रांसफर करने का वो सेपरेटली आइडेंटिफाइबल हो, मतलब अगर 50 कुर्सियां मैंने डिलीवर करनी है तो उनमें से हर एक चेयर सेपरेट है, उसकी आइडेंटिटी सेपरेट है, हम उसे इंडिविजुअली
जो है वो मतलब आप कह लें कि आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये चेयर नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड सो ऑन। तो ये उसके डिस्टिंक्ट होने की निशानी है। ठीक है जी। तो आपने ये काम करना है कि इसमें आपने एग्जांपल नंबर 5, ठीक है, इसे देख लेना है। ठीक है, इसमें आप लोगों ने जो है वो एग्जांपल नंबर 5 के बाद है यहाँ पे कि कौन सी गुड्स या सर्विस जो है वो डिस्टिंक्ट नहीं होती। अच्छा, ये वाली जो बात है ये भी थ्योरेटिकल है। ठीक है, मतलब थ्योरेटिकल पार्ट में इससे क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं कि बताएं कि जो गुड्स या सर्विस डिस्टिंक्ट नहीं होती वो कैसी होती हैं। तो यहाँ पे हम कहेंगे फैक्टर्स दैट इंडिकेट दैट टू आर मोर प्रोमिसेस टू ट्रांसफर गुड्स और सर्विसेज टू अ कस्टमर आर नॉट सेपरेटली आइडेंटिफाइबल इंक्लूड बट नॉट लिमिटेड टू द फॉलोइंग। सिर्फ 2 मिनट दें, जरा अजान कंप्लीट हो जाए। जी जनाब। तो हम बात कर रहे थे नॉन आइडेंटिफाइबिलिटी पे कि जब वो डिस्टिंक्ट नहीं होती तो फिर क्या किया जाएगा। पहले एक छोटी सी एग्जांपल इससे रिलेटेड देख लें, फिर मैं आपको वापस इस पे लेकर आता हूँ। देखें, कहते द एन एंटिटी अ सॉफ्टवेयर डेवलपर enters into a contract with a customer to transfer a software license, perform on installation services, and provide unspecified software updates and technical support online and telephone for a 2-year period। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, उसका कंट्रैक्ट हुआ है कि एक तो वो सॉफ्टवेयर लाइसेंस देगा, दूसरा इंस्टॉलेशन वगैरह भी करेगा, और तीसरा फ्यूचर में जो कोई सॉफ्टवेयर से रिलेटेड अपडेट या टेक्निकल सपोर्ट होगी वो भी प्रोवाइड करेगा। The contract specifies that as part of installation service, the software is to be substantially customized to add significant new functionality to enable the software to interface with other customized software applications used by the customer। कंट्रैक्ट में ये भी लिखा है कि इंस्टॉलेशन सर्विसेज में उसे मतलब कस्टमाइज किया जाएगा कि जो उसके एग्जिस्टिंग कस्टमर के सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं ये उनके साथ भी कस्टमाइज हो सके। The entity sells the license, installation services and technical support separately। तीनों चीजें अलग अलग करती है। The customized installation service can be provided by other entities। मतलब इंस्टॉलेशन वो किसी और से भी करवा सकते हैं। The software remains functional without the updates and the technical support। अगर वो अपडेट ना भी किया जाए तो तब भी वो जो है फंक्शनल रह सकता है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि जनाब हमारे पास जो है the software license and the customized installation services are not distinct। The entity identifies 3 performance obligations in the contract for the following good or service: customized installation service, these include the software license, software updates and technical support। देखें इसमें होता क्या है बेसिकली होता ये है कि अगर आप किसी कंट्रैक्ट को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं तो वो एज अ सिंगल कंट्रैक्ट जो है वो कंसिडर किया जाता है। ठीक है, मतलब अगर आप उसको सेपरेटली अलग अलग उसको नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक अकाउंटेंट है, उसको डाटा ट्रांजैक्शन की फॉर्म में प्रोवाइड कर दिया जाए और उसे बोला जाए कि इसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाकर दिखाएं। अब देखिए तरीका तो है कि ट्रायल बैलेंस डायरेक्ट बना लें और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लें, लेकिन उसे वो स्टेप परफॉर्म तो करना है। यहाँ पे कंट्रैक्ट स्पेसिफाई कर रहा है कि वो ये तीनों काम प्रोवाइड करेगा भाई। मतलब जो कंट्रैक्ट किया जा रहा है वो उन तीनों कामों के लिए किया जा रहा है। तो अब भले लाइसेंस अलग बिक सकता है, वो इंस्टॉलेशन अलग से करवा सकते हैं या वगैरह वगैरह वगैरह, आप इसे अलग नहीं कर सकते। ये आपका एज अ सिंगल कंट्रैक्ट ही कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ पे ये पॉइंट हमने इसके अंदर जो है ना वो 3 चीजें हैं, इनको हमने जो है ना वो कंसिडर करना है। नॉट डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज में पहली बात, दी एंटिटी प्रोवाइड अ सिग्निफिकेंट सर्विस ऑफ इंटीग्रेटिंग। अच्छा, यहाँ से देख लेते हैं। कहता है द फैक्टर्स दैट इंडिकेट दैट 2 और मोर प्रोमिसेस टू ट्रांसफर गुड्स और सर्विस टू अ कस्टमर आर नॉट सेपरेटली आइडेंटिफाइबल। कि हमें लग रहा होगा कि ये 2 डिफरेंट कंट्रैक्ट हैं
लेकिन असल में हम उन दोनों कंट्रैक्ट को सेपरेटली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? ये उसकी रीजन है। The entity provides a significant service of integrating the goods or services with other goods or services promised in the contract into a bundle of goods or services that represent the combined output। मतलब कहने का ये है कि आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, जैसा कि नीचे एग्जांपल है, आपने उसकी इंटीग्रेशन करनी है विद अदर सॉफ्टवेयर एप्स। अब जब आप अदर सॉफ्टवेयर से उसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो उनका आउटपुट तो कंबाइन आएगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर उस आउटपुट में कंट्रीब्यूशन किस किस का होगा? जाहिर बात है जो आपने प्रोवाइड किया और जो दूसरों ने प्रोवाइड किया। तो आप उन दोनों को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते कि भाई ये आउटपुट में से इतना पोर्शन इसका है या इतना पोर्शन दूसरे का है। अगर वो दोनों इंटीग्रेट होके रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं तो वो दोनों ही उसके लिए यूज किए जा रहे हैं। One or more of the goods or services significantly modifies or customizes one or more of the other goods or service promised in the contract। वो कहता है कि अगर आपने कोई गुड या सर्विस जो है वो मॉडिफाई की है कस्टमर के कहने पे, ठीक है, तो आप उसे डिस्टिंक्ट नहीं कर सकते कि भाई ये जो मॉडिफिकेशन है इसको अलहदा कर दो और जो इसके अलावा वाली सर्विस या गुड है उसे अलहदा कर दो। वो कहता है नहीं, वो मॉडिफाइड प्रोडक्ट ही आपकी जो है वो एज अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ली जाएगी। मतलब अगर आप लैपटॉप परचेज करते हैं तो लैपटॉप जो है वो आप कहते हैं कि जनाब हम विंडो फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टॉल करके देंगे। तो वो कहता है यार अब आप फ्री ऑफ कॉस्ट तो इंस्टॉल करके दे रहे हैं उस लैपटॉप के साथ, अब आप उसको दो अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कंसिडर नहीं कर सकते अगर वो लैपटॉप उसके बगैर ऑपरेट ही नहीं करेगा। ठीक है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। फॉर एग्जांपल आप एक फोटो कॉपिंग मशीन देते हैं, चलिए लैपटॉप की एग्जांपल तो थोड़ी डिफरेंट है। आप एक फोटो कॉपिंग मशीन की एग्जांपल ले लें। आप एक फोटो कॉपिंग मशीन मैन्युफैक्चरर हैं। अब फोटो कॉपिंग मशीन जो मैन्युफैक्चरर है, अब वो उस मशीन को ऑपरेट करने के लिए सॉफ्टवेयर भी तो उसमें इंस्टॉल करके देगा ना। अब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि भाई आप सॉफ्टवेयर तो बाहर से कहीं से भी इंस्टॉल करा लें, लेकिन सवाल ये पैदा होता है आप उसे डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? क्योंकि जब कस्टमर खरीदने आएगा तो वो तो उस सॉफ्टवेयर के थ्रू ही उसे चेक करेगा ना। तो ये दो डिफरेंट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं हो सकते, ये एक ही है, डिलीवरी ऑफ फोटो कॉपिंग मशीन। The goods or services are highly interdependent और highly interrelated। तो जो बिल्कुल ही एक जैसी हो, हाईली इंटररिलेटेड हो या इंटरडिपेंडेंट हो, तो ऐसी गुड्स और सर्विस को भी डिस्टिंक्ट कंसिडर नहीं किया जाता, उन्हें एक ही समझा जाता है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऊपर वाले पॉइंट है, लेकिन एक नजर इसको भी देख लें, ये एग्जांपल कर लें, एग्जांपल नंबर 7 भी कर लें इसके साथ। आज बस मैं स्टेप 2 पे खत्म कर रहा हूँ।